अध्याय 9 और ज्यादा चाहिए। ये रहे कुछ करने योग्य काम टू डू एस। कई लोग मेरे बताए गए 10 कदमों से संतुष्ट नहीं होते। उन्हें ये कदम कार्य एक्शन से ज्यादा केवल विचार फिलॉसफी लगते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सोच को समझना उतना ही जरूरी है जितना कि काम करना। कुछ लोग सिर्फ करना चाहते हैं बिना सोचे, और कुछ लोग सिर्फ सोचते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। मैं कहूंगा कि मैं दोनों करता हूं। मुझे नए विचार भी पसंद है और उन पर काम करना भी। तो जो लोग शुरुआत करने के लिए एक स्पष्ट क्या करें टू डू लिस्ट चाहते हैं, उनके लिए मैं कुछ चीजें संक्षेप में साझा कर रहा हूं जो मैं खुद करता हूं। जो कर रहे हो उसे थोड़ी देर के लिए रोक दो। मतलब थोड़ा ब्रेक लो और सोचो कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। बार बार वही काम करना और अलग परिणाम की उम्मीद करना बेवकूफी है। जो काम नहीं कर रहा उसे बंद करो और कुछ नया ढूंढो। नए आइडिया ढूंढो। नए निवेश इन्वेस्टिंग के विचारों के लिए मैं बुक स्टोर जाता हूं और अलग अलग विषयों की किताबें खोजता हूं। मैं इन्हें फॉर्मूला कहता हूं। मैं ऐसी कैसे करें हाउ टू किताबें खरीदता हूं जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। उदाहरण के लिए मुझे एक किताब मिली द 16% सोल्यूशन जोल मॉस्कोवट्स द्वारा। मैंने वह किताब खरीदी, पढ़ी और अगले ही गुरुवार को उसमें बताए अनुसार काम किया। अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते। वे या तो एक्शन नहीं लेते या फिर किसी और की बातों में आकर अपने नए सीखे हुए फॉर्मूले को छोड़ देते हैं। मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि 16% वाला तरीका काम नहीं करेगा। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी क्योंकि उसने खुद कभी ये किया ही नहीं था। ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसने वो किया है जो तुम करना चाहते हो। उसे लंच पर ले जाओ और उससे उस काम के टिप्स और ट्रिक्स पूछो। जैसे 16% टैक्स लियन सर्टिफिकेट के लिए मैं काउंटी टैक्स ऑफिस गया और वहां उस सरकारी कर्मचारी को ढूंढा जो उस विभाग में काम करती थी। मुझे पता चला कि वह खुद भी टैक्स लियन में निवेश करती है। मैंने तुरंत उसे लंच पर बुलाया। वह बहुत खुश हुई और उसने मुझे जो कुछ भी वह जानती थी सब बताया, कैसे करना है, क्या करना है। लंच के बाद उसने पूरा दोपहर मुझे हर चीज प्रैक्टिकली सिखाए। अगले ही दिन उसकी मदद से मैंने 2 बेहतरीन प्रॉपर्टी ढूंढ ली जो तब से 16% ब्याज कमा रही हैं। एक दिन किताब पढ़ने में लगा, एक दिन एक्शन लेने में, 1 घंटा लंच में, और एक दिन में 2 शानदार डील मिल गई। क्लास लो, पढ़ो और सेमिनार अटेंड करो। मैं अखबार और इंटरनेट पर नई और दिलचस्प क्लासेस ढूंढता हूं जिनमें से कई फ्री या सस्ती होती हैं। मैं महंगे सेमिनार भी अटेंड करता हूं जहां मुझे वो सीखने को मिलता है जो मैं सीखना चाहता हूं। आज मैं अमीर हूं और नौकरी की जरूरत नहीं है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने वो कोर्स किए। मेरे कुछ दोस्त जिन्होंने ये क्लासेस नहीं ली कहते थे कि मैं पैसे बर्बाद कर रहा हूं, लेकिन आज भी वे उसी नौकरी में फंसे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा ऑफर दो। जब मैं कोई रियल एस्टेट खरीदना चाहता हूं तो मैं कई प्रॉपर्टीज देखता हूं और आमतौर पर ऑफर लिखता हूं। अगर तुम्हें सही ऑफर नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता। ये काम रियल एस्टेट एजेंट का होता है। वे ऑफर बनाते हैं। मैं जितना हो सके उतना कम काम करता हूं। एक बार मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा कि उसे अपार्टमेंट हाउस खरीदना सीखना है। तो एक शनिवार को वह, उसका एजेंट और मैं, हम तीनों 6 अपार्टमेंट देखने गए। 4 बेकार थे लेकिन 2 अच्छे थे। मैंने कहा कि 6 पर ऑफर लिखो और जो कीमत मालिक मांग रहे हैं उसका आधा ऑफर दो। वह और उसका एजेंट लगभग बेहोश ही हो गए। उन्हें लगा ये बदतमीजी है और इससे बेचने वाले नाराज हो जाएंगे। लेकिन सच कहूं तो मुझे लगता है एजेंट उतनी मेहनत करना ही नहीं चाहता था। तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया और बेहतर डील ढूंढने लगे। कोई भी ऑफर कभी नहीं दिया गया और वह व्यक्ति आज भी सही कीमत पर सही डील ढूंढ रहा है। असल में तुम्हें सही कीमत का पता तब तक नहीं चलता जब तक सामने वाला सेलर भी डील करने के लिए तैयार न हो, तब तक सही कीमत का पता नहीं चलता। अधिकतर सेलर्स ज्यादा कीमत मांगते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई सेलर अपनी चीज उसकी असली कीमत से कम में बेचने को तैयार हो। इस कहानी की सीख मॉरल, हमेशा ऑफर दो। जो लोग इन्वेस्टर नहीं होते उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि किसी चीज को बेचने की कोशिश करना कैसा लगता है। मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी जिसे मैं कई महीनों से बेचने की कोशिश कर रहा था। उस समय अगर कोई मुझे कोई भी ऑफर देता तो मैं खुश हो जाता, भले ही वह 10 सुअर पिग्स देने का ऑफर ही क्यों न होता। मैं उस ऑफर से खुश नहीं होता, लेकिन इस बात से खुश होता कि किसी को दिलचस्पी तो है। फिर मैं काउंटर ऑफर करता, शायद सुअरों के बदले पूरा फार्म मांग लेता। यही इस खेल का तरीका है। खरीदने और बेचने का खेल मजेदार होता है। इसे याद रखो, ये सिर्फ एक खेल है। ऑफर देते रहो।
कोई ना कोई हाँ जरूर कहेगा। मैं हमेशा अपने ऑफर में एस्केप क्लॉजेस रखता हूँ। रियल एस्टेट में मैं ऐसा ऑफर देता हूँ जिसमें सब्जेक्ट टू जैसी शर्तें होती हैं, जैसे बिजनेस पार्टनर की मंजूरी। लेकिन मैं कभी यह नहीं बताता कि पार्टनर कौन है। ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता कि मेरा पार्टनर मेरी बिल्ली कैट है। अगर कोई मेरा ऑफर स्वीकार कर ले और मुझे डील नहीं करनी हो तो मैं घर जाकर अपनी बिल्ली से बात करता हूं और कह देता हूं कि डील कैंसिल। मैं यह मजाक इसलिए बता रहा हूं ताकि समझा सकूं कि यह खेल कितना आसान और सरल है। बहुत से लोग इसे बहुत ज्यादा कठिन बना देते हैं और जरूरत से ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। अच्छी डील, सही बिजनेस, सही लोग या सही इन्वेस्टर ढूंढना डेटिंग जैसा है। तुम्हें मार्केट में जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, बहुत सारे ऑफर देने पड़ेंगे, काउंटर ऑफर करना होगा, नेगोशिएशन करना होगा होते हैं। लेकिन बेहतर है कि तुम खुद बाहर जाओ, इवन अगर वह सिर्फ सुपरमार्केट ही क्यों ना हो। खोज करना, सर्च, ऑफर देना, ऑफर मना करना, रिजेक्ट, बातचीत करना, नेगोशिएट और स्वीकार करना, एक्सेप्ट, ये सब जिंदगी के हर काम का हिस्सा है। हर महीने कम से कम 10 मिनट के लिए किसी एक इलाके में जॉगिंग, वॉकिंग या ड्राइविंग करो। मैंने अपनी कुछ बेहतरीन रियल एस्टेट डील्स इसी तरीके से ढूंढी हैं। मैं एक ही इलाके में पूरे साल जॉगिंग करता हूं और वहां हो रहे बदलाव, चेंजेस को नोटिस करता हूं। किसी भी डील में प्रॉफिट होने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। 1. सस्ता सौदा, बार्गेन। 2. बदलाव, चेंज। सस्ते सौदे तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन बदलाव ही उसे प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी बनाता है। इसलिए जब मैं जॉगिंग करता हूं तो ऐसे इलाके में करता हूं जहां मैं निवेश करना चाहता हूं। बार बार उसी जगह जाने से मुझे छोटे छोटे बदलाव दिखने लगते हैं जो दूसरों को नजर नहीं आते। मैं ऐसे फर्स्ट सेल बोर्ड नोटिस करता हूं जो लंबे समय से लगे हुए हैं। इसका मतलब होता है कि सेलर अब डील के लिए ज्यादा तैयार हो सकता है। मैं ये भी देखता हूं कि कहां मूविंग ट्रक्स आ जा रहे हैं। मैं रुककर ड्राइवर से बात करता हूं। मैं पोस्टमैन, पोस्टल कैरियर्स से भी बात करता हूं। ये लोग किसी इलाके के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। मैं खासकर ऐसे खराब बैड इलाके ढूंढता हूं जिनसे लोग डरते हैं, अक्सर न्यूज की वजह से। फिर मैं उस इलाके में कई महीनों, कभी कभी पूरे साल तक जाता रहता हूं और ये देखता हूं कि क्या वहां कुछ अच्छा बदलाव, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। मैं दुकानदारों, रिटेलर्स, खासकर नए दुकानदारों से बात करता हूं और पूछता हूं कि वे वहां क्यों आए हैं। ये सब करने में महीने का सिर्फ कुछ मिनट लगता है और मैं ये काम वैसे ही कर लेता हूँ जैसे एक्सरसाइज करते समय या बाजार जाते हुए। हर मार्केट में सस्ते सौदे, बार्गेन्स ढूंढो। कंज्यूमर हमेशा गरीब ही रहता है क्योंकि उसका व्यवहार अलग होता है। जब सुपरमार्केट में सेल लगती है, जैसे टॉयलेट पेपर सस्ता हो जाए, तो लोग दौड़कर खरीद लेते हैं। लेकिन जब हाउसिंग या स्टॉक मार्केट में सेल लगती है, जिसे क्रैश या करेक्शन कहते हैं, तो वही लोग डरकर भाग जाते हैं। जब सुपरमार्केट में कीमत बढ़ती है तो लोग दूसरी दुकान ढूंढते हैं। लेकिन जब प्रॉपर्टी या स्टॉक की कीमत बढ़ती है तो वही लोग जल्दी जल्दी खरीदने लगते हैं। हमेशा याद रखो, मुनाफा, प्रॉफिट खरीदते समय बनता है, बेचते समय नहीं। सही जगह पर ढूंढो। मेरे एक पड़ोसी ने $1 लाख में एक कॉन्डो खरीदा। मैंने उसी के बगल में बिल्कुल वैसा ही कॉन्डो $50,000 में खरीद लिया। उसने मुझसे कहा कि वह कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैंने कहा, मुनाफा बेचते समय नहीं, बल्कि खरीदते समय ही बन जाता है। उसने एक ऐसे रियल एस्टेट ब्रोकर के साथ डील की जिसके पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। मैं फोक्लोजर ऑक्शन में गया। मैंने इसके बारे में सीखने के लिए $500 की क्लास ली। मेरे पड़ोसी को लगा कि $500 की क्लास बहुत महंगी है। उसने कहा कि उसके पास न तो इतने पैसे हैं और न ही समय, इसलिए वह आज भी कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है। पहले ऐसे लोगों को ढूंढो जो खरीदना चाहते हैं, फिर ऐसे लोगों को ढूंढो जो बेचना चाहते हैं। मेरे एक दोस्त को एक खास जमीन खरीदनी थी। उसके पास पैसे थे लेकिन समय नहीं था। मैंने एक बड़ी जमीन ढूंढी जो उसके जरूरत से ज्यादा बड़ी थी। मैंने उस जमीन को ऑक्शन के जरिए अपने नाम पर होल्ड कर लिया, फिर अपने दोस्त को फोन किया। उसने कहा कि उसे उसका एक हिस्सा चाहिए। मैंने उसे वह हिस्सा बेच दिया और फिर पूरी जमीन खरीद ली। बाकी बची जमीन मुझे फ्री में मिल गई। इस कहानी की सीख, पूरा पाए पाए खरीदो, फिर उसे टुकड़ों में बांटो। ज्यादातर लोग सिर्फ उतना ही ढूंढते हैं जितना वे अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए वे छोटा सोचते हैं। वे पाए का सिर्फ एक टुकड़ा खरीदते हैं और अंत में ज्यादा पैसे देकर कम चीज पाते हैं। छोटा सोचने वाले लोगों को बड़े मौके, बिग ब्रेक्स नहीं मिलते। अगर अमीर बनना है तो बड़ा सोचो।
बड़ा सोचो, थिंक बिग। रिटेलर्स, दुकानदार बड़े खरीदारों को डिस्काउंट देना पसंद करते हैं क्योंकि बिजनेस वाले बड़े ग्राहकों को पसंद करते हैं। भले ही तुम छोटे हो, लेकिन सोच बड़ी रख सकते हो। जब मेरी कंपनी को कंप्यूटर खरीदने थे तो मैंने अपने दोस्तों को फोन किया और पूछा कि क्या वे भी खरीदना चाहते हैं। फिर हम सब मिलकर अलग अलग डीलर्स के पास गए और बड़ी क्वांटिटी के कारण अच्छा डिस्काउंट लिया। मैंने यही तरीका स्टॉक्स में भी अपनाया है। छोटे लोग छोटे ही रह जाते हैं क्योंकि वे छोटा सोचते हैं, अकेले काम करते हैं या बिल्कुल काम ही नहीं करते। इतिहास से सीखो। स्टॉक मार्केट की सभी बड़ी कंपनियां कभी छोटी ही थीं। कर्नल सैंडर्स को 60 साल की उम्र के बाद सफलता मिली जब उन्होंने सब कुछ खो दिया था। बिल गेट्स 30 साल की उम्र से पहले ही दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए थे। इसका मतलब शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सोच और एक्शन बड़ा होना चाहिए। एक्शन हमेशा कुछ न करने अनएक्शन से बेहतर होता है। ये सिर्फ कुछ चीजें हैं जो मैंने की हैं और आज भी करता हूं, ताकि मौके अपॉर्चुनिटीज पहचान सकूं। सबसे महत्वपूर्ण शब्द है किया है, हैव डन, और करता हूं, डू। जैसा कि इस किताब में बार बार कहा गया है, जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे तब तक तुम्हें कोई फाइनेंशियल रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए अभी एक्शन लो, एक्ट नाउ।